हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपना रागा का मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हम लोग 10 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वो उनको जाके देख लो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं अपने जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने अगर वो वाले नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हो, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है क्लास खत्म होने के बाद। तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर तो आ जाएगा, या फिर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना रागा का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके रहते हैं 30 क्वेश्चंस, जिसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं किसके, जीके के, और 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथ से, और जो आपके 14 से 15 क्वेश्चंस बचते हैं वो आपके डायरेक्ट कहाँ से आ जाते हैं, रीजनिंग से। तो देखिए जो आपकी रीजनिंग है वो 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रीजनिंग। उसी प्रकार से मैथ के भी और उसी प्रकार से रीजनिंग के भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एकदम एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और आपके जो एग्जाम में पैटर्न रहता है उसी प्रकार से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है जीके का, तो रोज़ की तरह हम जीके अपना पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो उसको पॉज करके इसके आंसर को खुद से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप लोग खुद से बनाओगे इसको तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और उसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चंस को भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। और आपने जो स्कोर किया होगा उसका आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। अब देखिए पहला है यहाँ पे कि डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो डेड बॉल जो होती है वो अपनी होती है क्रिकेट से संबंधित। जब आपको जो कोई क्रिकेट में जब जैसे बॉल डाली जाती है तो वो खेलने योग्य नहीं रहती है बॉल, तो उसको डेड बॉल कह दिया जाता है। तो हो गई डेड बॉल अपनी क्रिकेट से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे बेसबॉल है और फुटबॉल है, तो हम इनसे संबंधित कुछ वर्ड देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो डेड बॉल से संबंधित कुछ वर्ड होते जो अपने देखिए बेसबॉल से संबंधित कुछ वर्ड हैं उनको हम जरूर देखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो अपना बेसबॉल है उसमें एक होम रन होता है, तो होम रन का संबंध अगर आपसे पूछा जाए होम रन, तो आप लोग बता देना कि बेसबॉल से है। तो एक होता है बेस रनर, ठीक है, एक बेस रनर होता है, तो बेस रनर भी हो गया एक। उसके बाद होता है एक परफेक्ट गेम, तो परफेक्ट गेम का भी संबंध आपका किससे है, बेसबॉल से ही है। एक होता है थ्रो, तो एक थ्रो भी होता है, तो थ्रो को भी याद रखें। उसके बाद होती है एक स्ट्राइक, तो स्ट्राइक जो स्ट्राइक होती है उसको भी याद रखें कि स्ट्राइक का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा अपना बेसबॉल से, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया अपना क्रिकेट। अब देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल से भी हम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं तो देख लेंगे। तो फुटबॉल से संबंधित है एक स्टॉपर होता है इसमें, एक होता है स्टॉपर, एक होता है डिफेंडर, और एक होता है अपना साइड बैक। क्या होता है, साइड बैक। और एक होता है पास करना, पास बोल सकते हो जिसको, और एक होता है बेस लाइन, ठीक है। एक बेस लाइन होता है इसमें संबंधित, बेस लाइन। और एक क्या होता है, एक होता है रिबाउंड। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखें। और अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इसका तो आंसर हो गया अपना क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित एक संस्था है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट काउंसिल है, जो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो पहले तो इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसका मुख्यालय की बात करेंगे और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, क्योंकि हमसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम बता तो देंगे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1928 में हुई थी, बीसीसीआई की, भारतीय क्रिकेट काउंसिल की। और उसके बाद जो इसके मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन हैं, तो अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली ये हो गए इसके अध्यक्ष हो गए। अब देखेंगे हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, या फिर नई दिल्ली, या फिर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए यहाँ पे जो अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये अपना है श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा है अपना आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। तो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थित है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। तो यहाँ पे जो अपनी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है उसकी जो मिसाइल है उनको लॉन्च मिसाइल नहीं कह सकते, जैसे अपनी GSLV होती है, GSLV, और एक होती है PSLV, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे जो है ना अंतरिक्ष मतलब यहाँ पे एक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेस है। यहाँ से आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो PSLV और GSLV अपन लोग लॉन्च करते हैं, तो यहीं से होती है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो अब हमने जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए, अब देखिए आंध्र प्रदेश के सबसे पहले बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश के CM और आंध्र प्रदेश के गवर्नर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में CM कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के CM है वाइस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी, इसको याद रखना। और उसके बाद जो गवर्नर हैं यानी कि यहाँ के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, इसको याद रखें। और 22 जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी याद रखना। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया अपना श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयार होने वाले हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि अभ्यास मैत्री MAITREE निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, भारत और बांग्लादेश, भारत और US यानी कि अमेरिका, और भारत और थाईलैंड, या फिर भारत और म्यांमार। तो यहाँ पे जो है ना मैत्री युद्धाभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो मैत्री युद्धाभ्यास होता है अपना भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री युद्धाभ्यास, तो इसको याद रखें। अब देखिए हम यहाँ पे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक है अपना गरुण शक्ति। ठीक है, गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच है? तो भारत अपना है इंडिया, और किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इंडोनेशिया, तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद है अपना एक होता है हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड जो है वो किस किस के बीच में होता है? तो भारत अपना और उसके बीच में चीन। तो भारत और चाइना के बीच में होता है अपना हैंड इन हैंड। एक होता है मित्र शक्ति। तो एक मित्र शक्ति है, और मित्र शक्ति किस किस के बीच में होता है? तो अपना भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो इसको भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है अपना नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है नोमैडिक एलिफेंट किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है अपना भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, तो इन सभी को याद रखें, और ये भी याद रखें मैत्री युद्धाभ्यास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपके स्पोर्ट्स से भी आपका एक क्वेश्चन आना होता है आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं हमसे कि पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 7, 8 या फिर 6। तो पोलो टीम जो होती है उसमें होते हैं अपने 4 खिलाड़ी। अगर आप लोगों को पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो टीम में। ये एक घुड़सवारी वाला खेल है। यहाँ पर घुड़सवारी पे कुछ बॉल दी जाती हैं और ग्राउंड में कुछ करने को होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। और घुड़सवारी का खेल है, इससे संबंधित पोलो हो गया। अब देखिए एक हम देखेंगे कुछ खेल होते हैं और उनसे संबंधित खिलाड़ी। सबसे पहले तो हमें पता है कि क्रिकेट में कितने होते हैं। तो क्रिकेट में आप सभी को पता है कि क्रिकेट में होते हैं 11। उसके बाद अपने हॉकी में कितने होते हैं? तो हॉकी में अपने होते हैं 11 इसमें भी। उसके बाद एक बास्केटबॉल होता है। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं अपने 12 खिलाड़ी। और एक होता है अपना बेसबॉल। तो बेसबॉल में कितने होते हैं? तो बेसबॉल में अपने होते हैं खिलाड़ी कितने? 9 खिलाड़ी। तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। तो इन सभी को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपके सामने, और इसमें बोला जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य में संबंधित है? यहाँ पर अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाता है तो ज़्यादा अपने भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट हैं।
तो वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसकी अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखें कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हो गया अपना आंध्र प्रदेश से संबंधित। अब उसके बाद देखिए कुछ और शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक होता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम पहले तो हम लिखेंगे, तो भरतनाट्यम का संबंध है अपना तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से। उसके बाद एक है अपना क्या होता है, एक कथक होता है। तो कथक है अपना कहाँ का? उत्तर प्रदेश का बोल सकते हो आप लोग, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत। तो यहाँ पे कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। उसके बाद देखिए यहाँ पर केरल के हैं, तो केरल के हैं यहाँ पर हमारे पास दो। तो केरल में एक होता है कथकली, कथकली एक होता है केरल में कथकली, और एक क्या होता है? मोहिनी अट्टम, ठीक है। दोनों को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों हैं इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, और पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सबसे लंबी जो सीमा है अपनी भारत की लगती है बांग्लादेश से, और कितनी लगती है? तो लगभग लगती है 4096 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखें कि जो अपनी भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है तो वो लगती है अपनी बांग्लादेश के साथ, और 4096 किलोमीटर लगती है। और आप लोग देखिए बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, तो इनको याद रखें, इंपॉर्टेंट है शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। तो इनको याद रखें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पीएम। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे नेपाल, पाकिस्तान, चीन। बांग्लादेश की पहले राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो ठीक है, ढाका इसकी राजधानी हो गई, तो ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पाकिस्तान, नेपाल और चीन। देखिए भारत और पाकिस्तान की एक सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान की हो गई रेड क्लिफ। भारत और चीन की सीमा रेखा क्या है? अब ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग अच्छे से बता दोगे और आप लोगों को और अच्छा याद हो जाएगा, अच्छा कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीन के बारे में बताना है आपको, भारत और चीन की सीमा रेखा क्या है, और चीन की राजधानी बतानी है, और चीन की मुद्रा बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जो कि आप लोगों बता दोगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए नेपाल की राजधानी पूछी जाए हमसे, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू, ठीक है। तो इसको याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन जीके का। तो जीके में हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि HTTPS का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है HTTPS का। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पैकेट सिस्टम, या फिर हाइपर ट्रांसफ़र टैरिफ प्रोटोकॉल सिस्टम, या फिर चौथा ऑप्शन है हाइपर ट्रांसपोर्ट टैरिफ प्रोटोकॉल पैकेट सिस्टम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अपना ये कंप्यूटर से संबंधित है, आप लोगों ने अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर एक और होता है, क्या होता है? HTML, HTML। तो HTML क्या है इसका फुल फॉर्म, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अब हो चुकी है हमारे जीके क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। तो बस आपको पहले कुछ नहीं करना है कि इसको पॉज करके वीडियो को और इसका आंसर खुद से सॉल्व करें पहले, तो फिर उसके बाद वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि एक वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि किसी वस्तु को 900 रुपये में सेल किया जा रहा है, उसको सेलिंग प्राइस है 990 रुपये। अब और यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें 10% का, और पूछ रहे हैं हमसे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनना होता है लाभ और हानि चैप्टर से। तो इसमें देखेंगे हम इसको सॉल्व करके कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस पर
कोई भी चीज़ हानि हो या लाभ हो कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस पर 10% की हानि पर बेचा है, मतलब उसको 90% में बेच दिया है। यानी कि 100 की चीज़ को 90 में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। तो 90% में बेच दिया है। और कितने में बेचा है यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ 990 रुपये में। तो दोनों को बराबर कर देंगे और अपना मान निकाल लेंगे। तो दोनों को बराबर करके यहाँ पे 1 0 ये वाला चला जाएगा, 9 से कट जाएगा यहाँ पर 11 बार। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि CB का मान आ जाएगा 1100 रुपये। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है 1100 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग 2 तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे मेथड से, अच्छे सरल मेथड से। तो इसको भी आप लोग पॉज करके बना सकते हो। तो यहाँ पे जो अनुपात समानुपात अपना होता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनना होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है, हमसे पूछा गया है कि 3240 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटा गया है, A, B और C में। अब इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B को 2:3 में मिलता है और B और C को 3:4 के अनुपात में मिलता है। तो हमें C का जो है ना हिस्सा चाहिए, C का कितना पार्ट मिला, C को कितना हिस्सा मिला, या फिर C को कितने रुपए मिले, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम तीनों के अनुपात निकाल लेंगे। तो A और B और C, तो तीनों के अनुपात निकालने के लिए हमें पहले A और B के दिए गए हैं, कितने हैं 2 और 3। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं B और C के। तो B और C के कितने दिए गए हैं 3:4। तो देखो B को यहाँ पर 3 भी है, तो B का यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये 3 और ये 3 इधर कर लेंगे, ये वाला 3 इधर खिसका देते हैं और जो संख्या यहाँ पे होती है उसको इधर खिसका देते हैं। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 2 3 6 अनुपात और 3 त्रिक के 9 अनुपात 4 3 12। अब इसको 3 से भी काट सकते हो। तो 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक के 9 और 3 चौके 12। तो यहाँ पे कितना अनुपात हो गया, A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा यहाँ पर 2:3:4। मतलब अब जो पैसे हैं इस अनुपात में बंटने वाले हैं। ठीक है, अब इस अनुपात में पैसे बटेंगे तो हम बांटेंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो देखिए A जो हमसे पूछा क्या जा रहा है, C का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो C का अनुपात कितना, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अनुपात। तो A अनुपात B अनुपात C। तो A का 2 था, यहाँ पे B का 3 था और इनका 4 था। तो कुछ इस प्रकार से ही था ना। तो देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है C का अनुपात, तो C का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो C का हिस्सा कितना है 4 है और टोटल कितने हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो टोटल 9 है। अब हमें पैसे कितने बांटने हैं, तो 3240। तो बस इसका कर दो कैलकुलेशन, सो आ जाएगा फिर इसका मान। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको डिवाइड किया हमने, तो 9 3 27, कितने बचे 5 बचे यहाँ पर, 9 6 54 और 0। तो 4 × 360 आ गया। तो 4 × 360 का मान कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और 36 चौके होता है 144। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है मुझे 1440। तो 1440 जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। इसको हमें सॉल्यूशन करना है, परसेंटेज चैप्टर से है। और परसेंटेज चैप्टर भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 101%। तो देखिए हमें रूट x का मान निकालना है। सबसे पहले रूट x का मान निकालने के लिए हमें तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको भी आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो हम कैसे करते हैं तो उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का जो ये का है उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, बस इसमें इतनी ही चीज़ है। तो x गुणा 60% यानी कि बटे में 100। उसके बाद यहाँ पर का और 40% यानी कि बट्टी में 100 कितना है बराबर में 216। बस इसको कुछ नहीं करना है, काट दो। तो डिवाइड किया, ये 2 0 ये वाले 2 0 चले गए, तो 6 हो गया, 6 3 18 और कितना बचा 3 बचा, तो 6 9 36 और 4 9 में 36। तो यानी कि x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा x का मान। अब x का मान 900 आ गया और हमसे पूछ रहे हैं रूट x। तो रूट x है तो दोनों पे रूट लगा लो। तो 900 का अंडर रूट जब खोलेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो 900 का अंडर रूट खोला तो कितना आ गया 30। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी है ना जो, वो हमारा राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब आ चुका है अपना अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूछा गया है यहाँ से। कौन सा चैप्टर है ये आपका, LCM और HCF। तो LCM और HCF चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से आपका एक 101% क्वेश्चन आना होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है हमसे कि दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 36 गुना है। यानी कि जो अपना LCM है वो HCF का 36 गुना है। और यदि दो संख्याओं का गुणनफल 576 है
और इन दो संख्याएं दी गई हैं, उनका गुणनफल, दो संख्याएं नहीं दी गई हैं, गुणनफल दिया गया है तो 576 है। तो तब हमसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका जो HCF है तो वो हमें निकालना है। तो HCF जैसे हम निकालें तो HCF ही मान लेते हैं। HCF कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं जैसे, ठीक है, x मान लिया हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है LCM गुणा HCF, तो इस फॉर्मूले के बेस पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो LCM गुणा HCF बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि दो संख्याएं हमें दी जाती हैं, उनका गुणनफल बराबर LCM और HCF का गुणनफल, तो ये दोनों हो जाते हैं बराबर। तो हमें देखिए HCF निकालना है, तो HCF भी मान लो, हमने HCF मान लिया कितना x, तो HCF हो गया अपना x। अब बोल रहे हैं हमसे HCF का 36 गुना है कौन, LCM। तो देखिए LCM है HCF का 36 गुना, तो x यहाँ पे है तो इसका 36 गुना, यानी कि 36x क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 576 दिया है, तो 576। तो देखिए जब इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 बराबर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर गुणा आएगा 36, कितना हो जाएगा 576। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए, तो ये चला जाएगा कितनी बार, 16 बार। इसको आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर का मान आ गया 16, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 4, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब चलिए देखेंगे हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अब अगला क्वेश्चन ट्रेन और चाल से उसकी संबंधित। तो ये जो आपका ट्रेन वाला चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101% क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से बनाकर जाएं। तो इसको देखिए सबसे पहले तो बोल रहे हैं दो ट्रेनों की गति कितनी है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात है 13:11। यदि पहली ट्रेन 7 घंटे में 182 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है, यानी कि स्पीड हमें दूसरी ट्रेन की निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम पहली ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड पहली ट्रेन की हमें पता है, यहाँ पे दी गई है, लेकिन हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए इस जो अपनी चाल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि समय। तो यहाँ पे चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो यहाँ पे पहले की दूरी हमें पता है 182 मीटर और समय कितना लग रहा है 7 घंटे में। तो देखिए यहाँ पर बस आ गया मान, तो 7 दूनी 14 और कितना बचा 4 बचा और 7 छिंगे 42, तो 26 आ गया है किसका मान, जो अपनी पहला वाला है उसकी, जो पहली वाली ट्रेन थी, ट्रेन ए और ट्रेन बी, तो इन दोनों की आ गई है, इनका अनुपात है 13:11। अब देखिए 13 है जो 13x मान लो और 11x मान लो, तो ये हो गई अपनी गति का अनुपात। तो 13x और इसकी हमें गति पता चल गई कितनी थी, अभी निकाली हमने 26, तो 13x का मान आ जाएगा इक्वल टू में 26 के, तो 13x इक्वल टू 26, तो x का मान आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ गया। तो बस हमें किसकी गति निकालनी है, दूसरी ट्रेन की गति। तो दूसरी ट्रेन कितनी है 11 गुणा x, यानी कि 11 गुणा 2, तो 11 दूनी हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर 22 हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइन -450 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बस ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी है। देखिए सबसे पहले तो साइन यहाँ पे -450 डिग्री है, तो ये माइनस जो है ना इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस जैसे ही इधर गया तो ये वाला यहाँ से चला गया, उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन है उसको यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 90, 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन 360 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा, और ये माइनस चल ही रहा है, तो साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालना है हमें बस। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन माइनस लगा था तो माइनस हो गया, तो -1 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, तो जो कि हमारा हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाती है यहाँ पे आपके एग्जाम में, और 2D और 3D से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे 2 sin स्क्वायर x - 1 इक्वल टू 0 है, तो x का मान निकालिए। यानी कि हमें x का मान, यानी कि जो अपना थीटा है उसका मान निकालना है। तो इसको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर है 2 sin स्क्वायर x
-1 इक्वल टू 0 है तो ये बन जाएगा इधर, तो +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में हो जाएगा 1। और ये अब ये 2 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, तो 2 जैसे ही हमारा ये वाला गया तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2। तो ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए स्क्वायर चढ़ा है यहाँ पे, तो साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन x का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना, √ में 1/2। तो देखिए 1 का कोई भी रूट नहीं होता है, कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, साइन x बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो साइन x का मान जैसे ही 1/√2 आ गया तो हमें याद आया कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x का मान इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन से साइन कट गए तो x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमें इस प्रकार से ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं, तो हम अब क्या करेंगे, तो 45 डिग्री को हम पाई से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए पाई का मान होता है अपना 180। तो पाई का मान 180 होता है, तो 180 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 45 डिग्री को जब लिखते हैं तो 180 कितना है, 180 का 4th भाग है, तो यानी कि 180 का 4th भाग है, तो 180 का मान आ गया पाई और यहाँ पे 4। तो ये जब ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, π/4। आप लोग यहाँ से काट के भी चेक कर सकते हो। तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, π/4। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना, ये देखो यहाँ से जी के क्वेश्चन आ गए थे। अब हम रीजनिंग के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के स्टार्ट करने के लिए पहले वीडियो, तो चलिए अब आ चुकी है हमारी रीजनिंग। और रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। 14 से 15 क्वेश्चन जब बनाती है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। अगर आप लोग रीजनिंग ही छोड़ देते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से रहा, क्योंकि देखिए रीजनिंग ही आपके 14 से 15 क्वेश्चन ले जाती है, तो फिर सिलेक्शन तो वही कराएगी। तो देखिए यहाँ पर है आकाशीय पिंड, चंद्रमा और प्राकृतिक उपग्रह। तो हमें इसका बनाना है एक वेन डायग्राम। तो जब इसको वेन डायग्राम बनाते हैं तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग देख ले ऑप्शन की कौन सा इसका सही होगा। तो हम अब इसको देखते हैं बना करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो अपना बड़ा वाला सर्कल है वो अपना व्यक्त करेगा आकाशीय पिंड को। ठीक है, उसके बाद जो अपना प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह आएगा इसके अंदर और इसके अंदर आएगा चंद्रमा। मतलब जितना भी अपना जो भी अपना प्राकृतिक उपग्रह हैं वे सभी होते हैं आकाशीय पिंड, और जो अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं तो वो है अपना चंद्रमा। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया यहाँ पे सेकंड इसका राइट आंसर। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये आ चुका है आपका सीरीज चैप्टर से। तो सीरीज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 101% रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका और एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाएं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमें दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कि पद गायब है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें उस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे 10, फिर उसके बाद है 13, फिर उसके बाद क्या है 18, फिर उसके बाद है 25, फिर उसके बाद है 36, फिर उसके बाद है 49 और उसके बाद है यहाँ पर 66। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड सबसे बेस्ट मेथड रहता है यहाँ पर। तो डिफरेंस मेथड जैसे ही हमने लगाया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 13 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर है 9 का डिफरेंस, 9 का नहीं, यहाँ पर है 11 का डिफरेंस, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर है 13 का डिफरेंस और यहाँ पर है 17 का डिफरेंस। तो हमें दिख गया है कि यहाँ पर जो चल रहा है अपना डिफरेंस, अगर यहाँ पे अपना 9 हो जाता तो अपना अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस रहता, मतलब अभाज्य नहीं विषम संख्याओं का डिफरेंस रहता, लेकिन यहाँ पर हुआ है 11। तो 11 हो गई हैं अभाज्य संख्याएं इस 11 की वजह से। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। अब अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, तो अगली अभाज्य संख्या आएगी 19, जो कि हमें 66 में ऐड करनी पड़ेगी। तो 66 में 19 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 15 और 6 और 2 8, तो यानी कि 85 आएगा इसका राइट आंसर। अब 85 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 85 दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग से बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग से हमें इसका कोड निकालना है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे I, उसके बाद E, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद G, फिर उसके बाद F। इसको इन्होंने क्या लिखा है, 9, 5, 3, 7 और 6।
अगर आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला में जो ऑर्डर है उनका क्रम पता है और उनकी नंबरिंग पता है, मतलब कौन सा कितने नंबर पर आता है, तो आपको इसमें बड़े ही आसानी से बना दोगे, इसमें कोई भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें मान के चलो कि हमें याद है, तो हमें याद है जैसे हमने तो सबको लिख लिया, तो आई आता है अपना 9 नंबर पे, ई आता है अपना 5 पे, सी 3 पे, जी 7 पे और एफ 6 पे। मतलब जो संख्या दी गई है हमें उसके नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे, तो क्यू, जी, एम, भी और जे। तो इसका निकालने के लिए क्यू आता है अपना 17 पर, उसके बाद जी आता है अपना 7 पर, उसके बाद एम आता है अपना 13 पे और वी आता है आपको 22 पे और ये आता है आपका 10 पे। आपको ऐसे ही मुँह ज़बानी याद करने हैं कि कौन सा नंबर कितने पे आता है, मतलब कौन सा जो लेटर है वो कितने नंबर पे आता है। इसको आप मुँह ज़बानी याद कर लेना, मुँह ज़बानी, ठीक है। और मुँह ज़बानी कब याद होते हैं, जब आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो देखिए ये ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, 17, 7, 13, 22, 10। तो 17, 7, 13, 22, 10 यहाँ पे हमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो दिख रहा है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका नॉन वर्बल पार्ट से। इसमें आपको देखिए 4 दिए जाते हैं और यहाँ पर हमें बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व किया हमने, थोड़ा सा जूम करके अच्छे से समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए तो पहला है स्टेप, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, यहाँ तक आ गया है, ठीक है। और अगले स्टेप में फिर से यहाँ पे आ गया, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे पहुँच गया है, तो अगले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर अगले स्टेप में। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लाइन वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पे पहली लाइन कर दी, यहाँ पर दूसरी, फिर यहाँ पर तीसरी, अगले में चौथी लाइन, यानी कि ये हो जाएगा अपना पूरा बंद बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स के अंदर बंद हमें केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, किसी में बॉक्स के अंदर पूरा बंद नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है तो बॉक्स के अंदर बंद है, लेकिन ऑप्शन जो डी है उसमें पूरा स्क्वायर बना दिया है उसको, जबकि वो था एक रेक्टेंगल और उसमें यहाँ पे ऊपर कुछ लगा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी गलत, सी भी गलत, ए और बी भी गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी चैप्टर से। तो दिशा और दूरी चैप्टर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनाकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़का 6 किलोमीटर पूर्व में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसमें हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो इसको एक डायग्राम बना लो या फिर बिना डायग्राम के। तो हम इसको करेंगे बिना डायग्राम के, तो काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है हमारा बिना चित्र के इसमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक लड़का है 6 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है, तो ईस्ट यानी कि पूर्व में कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ा है, तो पूर्व यानी कि देखिए यहाँ पर इसकी पहले तो ईस्ट और यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर साउथ। ईस्ट का दायां कौन सा होता है, ईस्ट का दायां होता है साउथ, और साउथ में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं फिर से वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां होगा ये वाला पार्ट, यानी कि 9 पश्चिम में। तो 9 किलोमीटर चल रहा है पश्चिम में। अब वह पूछ रहा है हमसे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए अब जो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, जैसे ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट और नॉर्थ का अपोजिट होता है, क्या होता है नॉर्थ का अपोजिट, तो नॉर्थ का अपोजिट होता है अपना साउथ। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, जैसे नॉर्थ में से जाएगा साउथ और ईस्ट में से जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा इसका, तो जब हमने इसको माइनस किया तो जो हमारी बनेगा, जैसे 6 में से 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे 5, ये साउथ में कितना चला है, तो 4, तो 3, एक भुजा हो गई 3 और एक भुजा हो गई 4। तो बस हमें इसका कुछ नहीं करना है, तो 3 और 4 का हमें क्या निकाल देना है, 3 और 4 का हमें पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे ए का मान मान लो आप लोग 3 हो गया और बी का मान मान लो आप लोग 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अब इसका क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका आंसर निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका हो जाता है अंडर रूट, तो हमें तीसरी भुजा पता चल जाती है। तो तीसरी भुजा का मान कितना है, तो तीसरी भुजा का मान 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 3 तरह के 9 प्लस 16 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मतलब तीसरी जो भुजा है वो 5 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया ये। अब देखिए हमसे अगर दिशा पूछी जाती तो दिशा क्या होती, तो दिशा होती अपनी साउथ
और वेस्ट। तो साउथ वेस्ट दिशा होती है अपनी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को ये इससे समझ में नहीं आया तो मैं आपको चित्र बनाकर भी दिखाता हूँ। तो चित्र से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चल रहा है वह अपना पूर्व में कितना 6 किलोमीटर, तो पूर्व में चला 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएँ मुड़ा और 4 किलोमीटर, मतलब इस तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद कहा जा रहा है हमसे कि वह दाएँ मुड़ा, फिर से दाएँ मुड़ा और 9 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 9 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ से वह किस स्थान पर है। तो देखिए ये दूरी हमें पता है कि ये दूरी कितनी है 4 है, तो यहाँ पे और ये दूरी कितनी है, ये दूरी अपनी 6 है प्लस यहाँ तक 3 है। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये वाली 3 है, ये वाली 4 है। तो इसको हम देखिए अब यहाँ से तो इस प्रकार से हम ये वाली 3 हो गई, ये वाली 4 हो गई, तो ये वाली निकाल नहीं सकते हो आप लोग, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो ये वाली हो जाएगी 5। ट्रिपलेट याद होंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। तो यहाँ पर ऑड वन आउट भी आप लोग अच्छे से देखें कौन सा है ऑड वन आउट। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम इसको थोड़ा सा जूम करके। तो ऑड वन आउट में सबसे पहले तो देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है अलग अलग। तो इसमें ऑड वन आउट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अब डी किस में है, तो यहाँ पर जो डी है वो हमारा ऑप्शन सेकंड में है। ऑप्शन सेकंड में है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है इसका राइट आंसर है। अब डी हम बताते हैं कि किस प्रकार से ऑड वन आउट है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने इसको गौर से देखा तो सभी जो है ना 1 2 3 और 4 चार चार भागों में बंट रहे हैं। 1 2 3 और 4 और 1 2 3 और 4, तो ये सभी तो 4 4 भागों में बट रहे हैं। लेकिन इसको कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 भागों में बांट दिया, इसलिए यह ऑड वन आउट है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना ब्लड और रिलेशन चैप्टर से। तो ब्लड और रिलेशन भी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 101% क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा। तो पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा कि उसकी बेटी मेरी बेटी की भाई की माँ है। मतलब जो महिला है तो पहले तो महिला की बेटी, तो महिला की बेटी क्या लिख रहे हैं मैं, तो महिला की बेटी की जो उसकी बेटी महिला की बेटी यानी कि महिला की बेटी हो गई, और मेरी बेटी यानी कि जो पवन है उसकी बेटी की, पवन की बेटी यानी कि पवन की बेटी को लिखेंगे हम डॉटर, ठीक है। पवन की बेटी की माँ है, तो माँ हो जाएगी जो ये वाली बेटी है इसकी, तो ये हो गई इसकी माँ। तो और ये पवन है इनके, पवन कौन हो गए इनके, पवन हो गए इनके दामाद, पवन हो गए इनके दामाद। अब बोल रहे हैं पवन की जो कोई बहन नहीं है। अब पवन की कोई बहन नहीं है, और अगर लोकेश पवन की कोई बहन नहीं है, ठीक है, और लोकेश पवन का ब्रदर इन लॉ है। तो जैसे पवन की अगर कोई बहन नहीं है तो ब्रदर इन लॉ यानी कि एक तो हो सकता है आपका जीजा या फिर हो सकता है आपका साला। तो देखिए अगर आपकी बहन ही नहीं है तो आपका जीजा तो होगा नहीं, तो आपका साला बचा है। तो साला आप यानी कि आपकी पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई हो गया कौन, लोकेश। तो लोकेश को हम एल से व्यक्त करेंगे, तो लोकेश हो गए अपने एल से व्यक्त। अब कह रहे हैं हमसे कि लोकेश ब्रदर इन लॉ है, तो लोकेश उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो लोकेश ये वाली जो महिला है उससे किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जो ये महिला है इसकी बेटी है ये, यानी कि जो पवन की पत्नी है वो इस महिला की बेटी है, और इस महिला की बेटी का भाई कौन है, तो ये है लोकेश। तो यानी कि इसका जो लड़का है वो भी लोकेश है, तो लोकेश इसका लड़का है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकेश महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो लोकेश उसका बेटा हो गया, यानी कि लड़का हो गया, बेटा हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इसका सेकंड वाला राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमें इसमें ऑड वन आउट निकालना है कि हमारा जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है। तो देखिए इसको सबसे पहले जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। तो देखिए हम इसमें ऑड वन आउट निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो स्टेप थी वो हमारी इस, आप चाहे किसी को पकड़ लो, एक चीज़ आपको जैसे पकड़नी है। तो जैसे हमने मान लिया ये वाला सर्कल पकड़ लिया, तो ये वाला सर्कल के बाद यहाँ पे चला गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये अपना घूम गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाता तो यहाँ पर आता, यानी कि ऊपर के साइड, और फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाता तो यहाँ पर आता। तो मतलब यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये वाली जो स्टेप है ये इन्होंने इस प्रकार से घुमा दिया है। तो ये मतलब ये ऑप्शन नंबर सी है, जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो ऑड वन आउट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज जाता तो यहाँ पर आना चाहिए था,
लेकिन इन्होंने यहाँ पर कर दिया तो ये गलत हो गया इसका, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला किस में दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला हमारा हो गया राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने और यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली संख्या बतानी है। तो ये क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा टफ। अगर आप लोग इसमें दिमाग लगा जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, अगर दिमाग नहीं लगा पाते हो तो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 10 से 15 सेकंड देने हैं पहले। अगर आपका जैसे शुरू में आ जाता है ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करने के बाद, तो इसको आप लोग 10 से 15 सेकंड देना, और अगर नहीं बने तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। क्योंकि देखिए अगर आप लोग इसी में टाइम लगा दोगे तो यहाँ पे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे हम इसको अब सॉल्व करके, तो इसका लॉजिक देखेंगे कि क्या लग रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे 20 है, 3 है, 1 है, 5 है। तो इसमें जब रो वाइज देखेंगे हम, रो वाइज को इसका रो वाइज देखेंगे तो 20 जैसे है हमारा, 20 में अगर हम इन दोनों को जोड़ के भाग दें तो 5 आ जाएगा क्या। 3 और 1 जैसे हो गया 4, उसका जैसे भाग दिया तो कितना आ गया 5। तो मतलब ये लॉजिक इस प्रकार से है। अब हमने जो लॉजिक लगाया है वो हमारा और में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम चेक करेंगे, और अगर हमारा काम कर जाएगा तो हम इसमें भी निकाल लेंगे। तो देखिए 70 है, अब 70 में हम किसका भाग देंगे, 7 और 3 को ऐड करके, तो 7 और 3 हो जाएगा 10 यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना 7। तो जो कि इन्होंने लिखा है यहाँ पर, तो मतलब यही हमारा लॉजिक लग रहा है। तो हम इस लॉजिक को अपने किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो यहाँ पे 45 है अपना, 45 है। अब यहाँ पे देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15 तिया 45, यानी कि जहाँ पे जो है ना 3 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब 3 किस में है, तो 3 है जो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी आकृति आपकी आएगी, ठीक है। तो कौन सी आकृति आएगी ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा लिया जाए आपसे, तो इसमें देखिए क्या करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन थी, एक तीर था, तो उसके बाद 2 हो गए, फिर उसके बाद 3 हो गए। तो मतलब क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, तो अगले स्टेप में 4 तीर हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 तीर, अब 4 तीर हमें किस ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं हम उसको देखेंगे सबसे पहले। तो एक तो ये वाला ऑप्शन चला गया हमारा, और एक ये वाला ऑप्शन चला गया। अब देखेंगे हम कि ये हमारे पास जो सर्किल हैं, गोल बिंदी हैं, वो कितनी है। तो यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 हैं। तो अगले स्टेप में 1 आएगी बिंदी। तो अगले स्टेप में 1 आएगी, यहाँ इन्होंने लिखा है 2 बिंदी, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो डी है अपना, डी वाला चित्र अपना सही हो जाएगा। अब डी वाला चित्र किस ऑप्शन में है, तो डी वाला चित्र है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आपका। तो बी आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ चुका है आपका कोडिंग और डिकोडिंग से। तो इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। तो देखिए यहाँ पे पहला आपसे बोल रहे हैं कि एडमिट को इन्होंने लिखा है ADMI और T। तो एडमिट को क्या लिखा है इन्होंने B, उसके बाद F, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद Y। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, और नंबरिंग नहीं याद है तो आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे ये कि किस प्रकार से इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर जब 1 है पहले नंबर पर और ये है दूसरे नंबर पर, तो मतलब यहाँ पे +1 कर दिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डी अपना है 4 पे और ये अपना है 6 पे, तो यहाँ पे +2 कर दिया है अगले स्टेप में। उसके बाद जो अपना M है 13 पे, उसके बाद जो P है वो 16 पे, तो यहाँ पे +3 कर दिया है। तो हमें इस प्रकार से दिख रहा है कि +1 कर रहे हैं पहले में, +2 कर रहे हैं दूसरे में, +3 कर रहे हैं तीसरे में, +4 कर रहे हैं चौथे में, और +5 कर रहे हैं अगले में, यानी कि किस में, जो अपना 5 वाला है लास्ट वाला है, ठीक है। तो बस इस प्रकार से हमें इसमें निकालना है। तो CARD का निकालेंगे तो CARD, तो C अपना पहले नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे इसमें है, तो C अपना आता है 3 पे, 3 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 पे आएगा D। और A अपना है 1 पे, 1 में 2 ऐड करें तो C, यानी कि 3 आएगा। उसके बाद R आता है अपना 18 नंबर पे, और 18 में 3 ऐड किया तो 18 3 21 हो गए, और 21 पे आता है अपना U, और उसके बाद D आता है 4 पे, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 पे कितना आता है H। तो DCUH किस ऑप्शन में है, DCUH ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो C है वो वाला राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे भाई पूछा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ इस प्रकार से कौन सी आकृति आएगी, तो लॉजिक कुछ इस प्रकार से इसमें लगा रहे हैं। जैसे अपना ये शेडेड पोर्शन था, डार्क पोर्शन था, तो इसको एक स्टेप खिसका दिया है, एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे खिसका दिया है। तो मतलब ये वाली स्टेप छोड़ दी और यहाँ पे खिसका दिया, तो अगली पोजीशन में क्या आना चाहिए, तो मतलब ये वाली स्टेप छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला डार्क पोर्शन। ठीक है, तो डार्क पोर्शन किस में आना चाहिए, ये वाले में एक तो दिख रहा है मुझे और एक ये वाले में, तो ये हमारे दो ऑप्शन वैसे ही चले गए। अब हमें देखना है कि हमारा जो ये कम डार्क है, मतलब जो लाइनें वाला पार्ट है, तो लाइनें वाला पार्ट किस प्रकार से चल रहा है, तो उसको देखेंगे। तो मतलब उसको देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेप ये हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एक स्टेप और होगा अगले में, तो एक स्टेप और होगा तो किस में आएगा, तो एक स्टेप और होगा यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया इसका राइट आंसर। आशा है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम अंग्रेजी डिक्शनरी, तो इस डिक्शनरी से एक क्वेश्चन आपका बनता है 101%, तो इसको भी अच्छे से लगा कर जाएं। तो देखिए इसको सबसे पहले जूम करके दिखा देते हैं। तो इसमें क्या बनेगा सबसे पहले, तो इसमें हमें देखना पड़ता है सबसे पहले जो कॉमन चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले एफ़, फिर उसके बाद ई, तो यहाँ पर एफ़ और ई तो सभी में कॉमन है। तो एफ़ और ई के बाद क्या कॉमन है, तो एफ़ और ई के बाद है ए, और ए इसमें है, तो मतलब 2 या 4 में से हमारा पहले आएगा। अब 2 या 4 में से पहले क्या डिसाइड करेगा कि क्या आएगा, तो उसके बाद देखिए एफ के बाद ई है और उसके बाद ए है, तो यहाँ पर दोनों के बाद टी, फिर उसके बाद टी भी है, तो दोनों में बराबर यहाँ तक। फिर उसके बाद जैसे ही एच आया, तो एच आता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 2, फिर उसके बाद आएगा 4, तो 2 और 4 आ गया। अब ये दोनों तो हमें ऑप्शन हटा ही देने हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि एफ और ई, अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड और 5 यानी कि 5, इनमें देखेंगे तो एफ ई और एफ ई और एफ ई, तो देखिए एफ ई के बाद क्या आएगा, तो एफ ई के बाद आना चाहिए यहाँ पे देखिए फिर से ई लिखा है, तो यही वाला आएगा, मतलब तीसरे नंबर का पहले आएगा। फिर उसके बाद एफ और ये वाला भी चला गया, तो एफ और ई और उसके बाद एन और एम, तो एम और एन में से कौन पहले आता है, एम वाला। ठीक है, तो एम वाला यानी कि 5वें नंबर का आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा ये वाला फर्स्ट वाला। तो 2 4 3 3 5 1, तो 24 351, तो 24 351 किस ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो 24 351 ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ऑफ द प्रैक्टिस सेट। तो देखिए यहाँ पर हमें इसमें एनालॉजी से दिया गया है, एनालॉजी हमें बतानी है कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो 8 का संबंध जिस प्रकार से 512 से है, तो 10 का संबंध किससे होगा, तो 10 का संबंध पूछ रहे हैं हमसे। तो 8 का संबंध 512 से किस प्रकार है, तो 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब कितना होगा, तो 512, तो 8 का क्यूब 512 होता है। उसी प्रकार 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होगा, तो 10 का क्यूब होगा 1000। तो यहाँ पे हमें 1000 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि हमारा हो गया इसका राइट आंसर। तो ये हमारी हो चुकी है आज की वीडियो पूरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को नहीं अब तक किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।